नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। ये इतिहास की सबसे सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानियों में से एक है। मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद कोई जिंदा कैसे बच सकता है? सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? पर यही सवाल हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इस कहानी की शुरुआत हुई थी क्रिसमस की एक बहुत ही मनहूस शाम को। ये बात है 24 दिसंबर 1971 की। 17 साल की एक लड़की यूलियाने क्योपके अपनी माँ के साथ पेरू के अमेज़न जंगलों के ऊपर से उड़ान भर रही थी। और जिस एयरलाइन में वो थीं, लैंजा, उसका सेफ्टी रिकॉर्ड कह सकते हैं कि बहुत ही खराब था। और उनका जो प्लेन था, लॉकहीड L-188 इलेक्ट्रा, वो बना था रेगिस्तान जैसे हालातों के लिए। लेकिन पायलट ने उसे सीधा एंडीज पहाड़ों के ऊपर एक बहुत बड़े तूफान और गरजते बादलों के बीच उड़ा दिया। और यही फैसला बस कुछ ही मिनट्स में एक बहुत बड़ी तबाही लाने वाला था। उड़ान भरने के बस 20 मिनट बाद ही प्लेन बुरी तरह हिलने लगा और फिर आसमान से बिजली सीधे प्लेन पर आ गिरी। उसके एक पंख में आग लग गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरा का पूरा विमान हवा में ही टुकड़े टुकड़े होने लगा। और सोचिए, उस 10,000 फीट की ऊंचाई पर यूलियाने, जो अपनी सीट से बंधी हुई थीं, वो उस टूटते प्लेन से बाहर सीधा नीचे घने अंधेरे जंगल की तरफ गिरने लगीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो बची कैसे? देखिए, साइंस के हिसाब से भी ये एक चमत्कार ही था। इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं। पहली, तूफान की जो हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही थीं, उन्होंने यूलियाने के गिरने की स्पीड को कम कर दिया। दूसरी, वो जिस सीट की कतार से बंधी थीं, वो हवा में एक हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूमने लगी, जिसने गिरने की रफ्तार को और भी धीमा कर दिया। और तीसरी और सबसे जरूरी वजह, नीचे अमेज़न का घना जंगल, जिसने किसी कुशन या सेफ्टी नेट की तरह काम किया और जमीन से टकराने का असर काफी हद तक कम कर दिया। उस भयानक हादसे के बाद जब अगली सुबह यानी क्रिसमस के दिन यूलियाने को होश आया, तो वो जंगल की जमीन पर अकेली पड़ी थीं। प्लेन के इंजन का शोर अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी अमेज़न के घने जंगल की अजीब और डरावनी आवाज़ों ने। उन्हें चोटें बहुत गहरी आई थीं। कॉलरबोन की हड्डी टूट गई थी, पैर और कंधे पर गहरे जख्म थे और एक आंख तो सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, यूलियाने कोई आम लड़की नहीं थी। उन्होंने अपने जूलॉजिस्ट माता पिता के साथ साल और साल अमेज़न के एक रिसर्च स्टेशन पर बिताए थे। वो इस जंगल के हर खतरे को पहचानती थी और यहाँ जिंदा रहने के नियम जानती थी। हाँ, रेस्क्यू टीम शायद उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन यूलियाने ये बात अच्छी तरह जानती थी कि इतने घने जंगल में किसी का इंतजार करना मतलब अपनी मौत का इंतजार करना। उन्हें ये साफ समझ आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो खुद को ही बचाना होगा। और तभी उन्हें अपने पिता की कही एक बहुत जरूरी बात याद आई। उन्होंने सिखाया था कि अगर जंगल में खो जाओ तो पानी ढूंढो और बस नदी के साथ साथ चलते रहो, वो तुम्हें इंसानों तक ले जाएगी। यूलियाने ने फौरन एक छोटी सी धारा ढूंढी और उसके किनारे चलना शुरू कर दिया। उनके पास सिर्फ एक ही सैंडल बचा था, जिससे वो आगे की जमीन को ठोक ठोक कर चेक करती, ताकि किसी जहरीले सांप या मकड़ी पर पैर न पड़ जाए। और खाने के नाम पर सोचिए, उनके पास सिर्फ कैंडी का एक छोटा सा पैकेट था, जो उन्हें प्लेन के मलबे से मिला था, और उसी को वो बहुत हिसाब से खाकर जिंदा थीं। चलते चलते चौथा दिन आ गया और उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें प्लेन की सीटों की एक पूरी कतार मिली, जिसमें 3 लोग अभी भी अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। उस एक पल में यूलियाने को समझ आया कि ये तबाही कितनी बड़ी थी। अब दिन हफ्तों में बदलने लगे थे। उनकी हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। पहले कुछ दिनों तक तो उन्हें ऊपर आसमान में रेस्क्यू प्लेन की आवाज़ें सुनाई देती थीं, लेकिन अब वो आवाज़ें भी आनी बंद हो गई थीं। इसका मतलब साफ था, उन्हें ढूंढने की कोशिश अब बंद कर दी गई थी। उनकी कैंडी, वो भी अब खत्म हो चुकी थी। भूख और कमजोरी से अब उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी, जैसे वो वहम में हो। उनके खुले जख्मों में इन्फेक्शन फैल चुका था और उनकी बांह के एक घाव में कीड़े पड़ गए थे। अब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि बस यही अंत है, वो इस जंगल में अकेली ही मर जाएंगी। और फिर 10वें दिन
जब वो सच में हिम्मत हार चुकी थीं, उन्हें नदी के किनारे कुछ ऐसा दिखा जिस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक छोटी सी नाव। ये कोई वहम नहीं था, ये सच था। उस नाव के पास से एक पगडंडी एक छोटी सी झोपड़ी तक जा रही थी। झोपड़ी खाली थी, शायद कुछ लकड़हारे इसका इस्तेमाल करते होंगे, और अंदर उन्हें गैसोलीन मिला। एक बार फिर उन्हें अपने पिता की एक और बात याद आई। उन्होंने गैसोलीन को अपने जख्म पर डाला ताकि कीड़े निकल सके। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये जरूरी था। अब उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी, तो वो वहीं इंतजार करने लगी। और अगले दिन जब 3 लकड़हारे झोपड़ी में लौटे तो एक लड़की को देखकर बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि ये जंगल की कोई आत्मा है, कोई भूत। पर फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने रेडियो पर एक प्लेन क्रैश की खबर सुनी थी। उन्हें एहसास हो गया कि ये वही लड़की है, और उन्होंने फौरन उसकी मदद की। पूरे 11 दिनों के भयानक संघर्ष के बाद यूलियाने आखिरकार बच गई थीं। लेकिन उनके बचने की इस कहानी के साथ एक बहुत बड़ा दुख भी जुड़ा था। उन्हें पता चला कि उनकी माँ और उस फ्लाइट पर मौजूद हर एक इंसान इस हादसे में मारा गया था। और इसी के साथ यूलियाने क्योप्के को लैंसा फ्लाइट 508 की अकेली यानी एकमात्र सर्वाइवर मान लिया गया। पर कहानी में एक और मोड़ बाकी था, क्योंकि बाद में जब जांच हुई तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। वो ये कि यूलियाने के अलावा कम से कम 14 और लोग भी थे जो प्लेन क्रैश के बाद जिंदा थे। तो सवाल यह है कि अगर 14 और लोग जिंदा थे तो सिर्फ यूलियाने ही कैसे बचीं? इसका जवाब है एक्शन। फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी लोग अपनी चोटों की वजह से शायद हिल नहीं पाए और मदद का इंतजार करते रहे, ऐसी मदद जो उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ यूलियाने ने अपने ज्ञान, अपनी हिम्मत का इस्तेमाल किया और खुद को बचाने के लिए निकल पड़ी। वो जंगल से तो निकल आईं, लेकिन वो जंगल कभी उनके अंदर से नहीं निकल पाया। अपने माता-पिता और इस हादसे से प्रेरणा लेकर यूलियाने एक बहुत बड़ी जूलॉजिस्ट बनी, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न के जंगल को बचाने में लगा दी जिसने एक बार लगभग उनकी जान ले ही ली थी। आज वो उसी पेंगुआना रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर हैं जिसे कभी उनके माता पिता ने शुरू किया था। यूलियाने की ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाती है कि जब हालात बिल्कुल नामुमकिन लगने लगें तो जिंदगी किसी चमत्कार का इंतजार करने से नहीं, बल्कि खुद एक चमत्कार बनने से मिलती है।